नमस्कार दोस्तों मैं सीए प्रभाकर गुप्ता। दोस्तों आज हमारे साथ हैं सीए कपिल जैन जी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही क्रूशियल मैटर के ऊपर, और जो आप लोगों को सबको शायद पता होगा, एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है। अभी रिसेंट में गुड़गांव के अंदर जीएसटी डिपार्टमेंट ने 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अरेस्ट कर लिया। एक रिफंड का केस था, जिस केस में उन्होंने 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अरेस्ट किया। और बेसिकली जो अरेस्ट किया वो ये कि उन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने फर्म को, जब एप्लीकेशन फाइल की गई थी रिफंड की, तो उन्होंने उसमें एक सर्टिफिकेट इशू किया था कि भाई जो इन्होंने क्रेडिट लिया है वो क्रेडिट सही लिया है, ये डॉक्यूमेंट्स इनके प्रॉपर हैं। ये इन्होंने एक सर्टिफिकेट इशू किया, उसके बेसिस पर जीएसटी डिपार्टमेंट ने दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अरेस्ट कर लिया। आखिर ये रीजन क्या था, क्यों चार्टर्स को अरेस्ट किया गया, क्या चार्टर्स को अरेस्ट करना जायज था लीगली, उन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे कपिल जैन जी से। कपिल जैन जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा ब्रीफ में हमें बताइए सबसे पहले कि इशू क्या था और आखिर क्या रीजन थे कि किस सेक्शंस के अंदर उनको अरेस्ट किया गया, और क्या वो लीगली अरेस्ट कर सकते थे। अब देखिए भैया, इसमें मैं आपको बता दूं कि जिस भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को अरेस्ट किया गया वो बिल्कुल गलत था। और ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं इस बात से कह रहा हूँ, मैं लॉ को पढ़कर कह रहा हूँ कि ये गलत था। मैं आज आपको ये 2 सेक्शन बताऊंगा। एक सेक्शन है सेक्शन 69 जी, और दूसरा सेक्शन है 132। इन दोनों सेक्शनों को अगर आप कंबाइंड रीडिंग करते हो तो आपको पता लग जाएगा कि जीएसटी में प्रोविजंस क्या है, ठीक है ना। तो अगर हम इन दोनों सेक्शनों को पढ़ेंगे और आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि वो गलत था, उन्हें अरेस्ट गलत किया गया। क्योंकि बहुत सारे भैया प्रोफेशनल है, आज तो सीए की बात है, एडवोकेट्स है, अकाउंटेंट्स है, बहुत सारे लोग जीएसटी में प्रैक्टिस कर रहे हैं और जीएसटी में डिपार्टमेंट में आना जाना उनका होता है। अगर आपको ये 2 सेक्शन नहीं पता तो कल को आपको भी ऐसे अरेस्ट किया जा सकता है, आपको ऐसे हरासमेंट किया जा सकता है। कपिल जी, इसी बात को मैं आपको भी कहना चाहूंगा कि जब मैंने भी ये न्यूज सुनी थी तो मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने ऑफिस में इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि आज के बाद कोई सर्टिफिकेट्स पर साइन नहीं होंगे। बैलेंस शीट्स पे हम लोग साइन कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि वो उनका हम ऑडिट करते हैं। लेकिन अगर कोई सर्टिफिकेशन आएगा तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम भी डर गए कि कल को किसी सर्टिफिकेट पे हमने साइन किया और हमें अरेस्ट कर लिया गया तो क्या होगा। नहीं भैया, इस चीज को समझिए, डर हमें कब लगता है जब हमें कॉन्फिडेंस ना हो। कॉन्फिडेंस हमें कब आता है, अगर हमारे पास नॉलेज है तो कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस आते ही डर आपका खत्म हो जाएगा। मैं कभी भी डिपार्टमेंट जाता हूँ, ठीक है ना, मैं बिल्कुल ये सोच कर जाता हूँ कि सामने वाले को मेरे से कम नॉलेज है। मैं मानता ही नहीं कि इसकी पावर बहुत ज्यादा है, इसकी नॉलेज बहुत ज्यादा है। मैं लॉ को पढ़कर जाता हूँ। तो यहाँ पर अगर आपको डर कम करना है तो नॉलेज को भी भैया थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। आप कैसे छोड़ दोगे अगर आप डर कर रहोगे? आज आप कह रहे हो मैं सर्टिफिकेट साइन नहीं करूंगा, कल आप कहोगे मैं ऑडिट साइन नहीं करूंगा। अरे भाई क्यों नहीं करेंगे? हम करेंगे, सारी चीजों को देखकर समझ कर करेंगे। अगर कुछ गलत है तो हम साइन नहीं करेंगे, सही चीजों पे तो साइन करेंगे ना। इससे तो डर बन जाएगा कि भाई सही चीजों पे भी साइन मत करो, वो गलत हो जाएगा। तो इस केस में आप बताएंगे कि भाई आखिर सीए को अरेस्ट क्यों किया गया था? देखिए, इसमें जो सीए को अरेस्ट किया गया, इसमें पहले ना आपको 2 सेक्शन पढ़ने हैं। पहला सेक्शन है हमारा सेक्शन 69। सेक्शन 69 हमारा क्या कहता है कि पावर टू अरेस्ट, कि भाई आपके पास पावर है अरेस्ट करने की। लेकिन अरेस्ट किस केस में होता है? यहाँ पर लिखा हुआ है वेयर द कमिश्नर हैज रीजन टू बिलीव। यहाँ पर वर्ड है कि कमिश्नर के पास पावर है, लेकिन क्या होना चाहिए? रीजन टू बिलीव। क्या रीजन होना चाहिए? उसे बिलीव होना चाहिए, नहीं कि हवा में ही पकड़ लिया। मेरा मन हुआ कि नहीं यार, इसे गिरफ्तार करना है, ऐसा नहीं होगा। देखिए, आपको हिंदुस्तान में एक चीज पता है कि अगर किसी का मर्डर हो जाए, कोई चोरी हो जाए, ठीक है, कुछ भी हो जाए, या तो क्रिमिनल को पकड़ा जाता है। लेकिन अगर पुलिस क्रिमिनल को नहीं पकड़ पाती, वो उसकी पहुंच से दूर है, तो यहाँ पर किसी दूसरे व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है, क्योंकि उन्हें अपने रिकॉर्ड्स पूरे करने हैं, ऊपर से प्रेशर है, और उसे मार मार कर, ठीक है ना, ये साबित कराया जाता है कि जुर्म तूने ही करा है। आप ऐसा बहुत सारी मूवीज में भी देख सकते हो, ठीक है ना। और आप ये समझ लो, एक कहानी आई थी कि जंगल में एक बार, ठीक है ना, हाथी ने कुछ गलत काम कर दिया, ठीक है ना, तो भैंस भागने लग गई। अरे पूछा गया भाई तुम क्यों भाग रही हो? कह रहा अगर मुझे पकड़ लिया गया तो मुझे तो 50 साल यही प्रूव करने में लग जाएंगे मैं भैंस हूँ, ठीक है, मैं हाथी नहीं हूँ। तो यहाँ पर ये बड़ी समस्या है कि क्राइम कोई और करता है, पकड़ा किसी और को जाता है। तो यहाँ पर सेक्शन 69 में सिंपल लिखा हुआ है वेयर द कमिश्नर हैज रीजन टू बिलीव, कि उसके पास रीजन होना चाहिए, ठीक है ना,
दैट ए पर्सन हैज कमिटेड एनी ऑफेंस, कि उस पर्सन ने ऐसा ऑफेंस कमिटेड करा है। कौन से क्लोज में? इन क्लोज ए और क्लोज बी, क्लोज सी, क्लोज डी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 132, कि मतलब कि सेक्शन 69 में आपको अरेस्ट किया जा सकता है आपके पास अगर रीजन टू बिलीव है, लेकिन आपने कौन से कांड कर दिए हो? सेक्शन 132 के। अब अगर हम सेक्शन 132 को पढ़े, 132 पुराना मत पढ़ना, अपडेटेड वाला पढ़ना। 132 में अमेंडमेंट आई है। 132 क्या कहता है? पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस, कि 132 में लिखा हुआ है हूएवर कमिट्स, अब इस लाइन को पढ़ना, कि जिस व्यक्ति ने कमिट करा और कॉजेज टू कमिट एंड रिटेन द बेनिफिट, या तो तुमने कमिट करा तो पकड़े जाओगे, या तुम्हारी उसमें भागीदारी है कॉजेज टू कमिट एंड रिटेन द बेनिफिट। यहाँ पर मैं भी कहना चाहूंगा कि ये जो वर्ड है एंड, हमें इस वर्ड पे ध्यान देना होगा, क्योंकि ये तो एक बार को डिपार्टमेंट आपसे कह सकता है कि भाई यू हैव कमिटेड दिस वन और यू आर कॉजेज टू कमिट, कि भाई आपने कुछ, आपका कॉज था कि आपको रिफंड, आपको फेक रिफंड लेना था, बट you have retained the benefits। अब यहाँ पर आपने अगर इस वर्ड को कंसीडर कर लिया, एंड वर्ड को अगर आपने कंसीडर कर लिया, तो आप बहुत ज्यादा रिलैक्स महसूस करेंगे। अब यहाँ पर एंड रिटेन द बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस, जिसमें कि ई ऑफेंस है कि इवेडेड टैक्स और फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेन्ड रिफंड। तो यहाँ पर जो इन्होंने क्लोज लगाई है, ई क्लोज इन्हें लगाई, लेकिन अब यहाँ पर समझना, डिपार्टमेंट ने जो अरेस्ट करा है, जो अरेस्ट का वारंट दिया है, उसमें गलत लैंग्वेज लिखी है। अगर मैं आपको उसकी लैंग्वेज दिखाऊं तो यहाँ पर क्या लैंग्वेज गलत लिखी है उन्होंने, यहाँ पर इस चीज को समझना। इन्होंने कहा कि भाई हम तुमको किस क्लोज में अरेस्ट कर रहे हैं हमें नहीं पता, ए में कर रहे हैं, बी में कर रहे हैं, सी में कर रहे हैं, डी में कर रहे हैं, इन चारों क्लोजेस में कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो अरेस्ट मेमो है ये ही गलत है, मेरे हिसाब से। एज पर माय व्यू यहाँ पर ई क्लोज आना चाहिए, ए बी सी डी नहीं आना चाहिए, और करके तो आना ही नहीं चाहिए। भाई जब हमें क्लियरली 69 में कहा गया है कि ही शुड हैव रीजन टू बिलीव, रीजन टू बिलीव का मतलब कि उसे कंफर्म, लगभग उसे कंफर्म है कि भैया फ्रॉड इसी ने ही किया है। बिल्कुल। अब यहाँ पर कहता है कि इसमें भी किया हो सकता है, इसमें भी किया हो सकता है, तो भाई साहब हो सकता है कि आपने खाना खाया है, हो सकता है नहीं खाया है, मैं तो मान लेता हूँ जो मेरी मर्जी है। तो ये अरेस्ट मेमो है, ये ही गलत है। तो जब उन्हें अरेस्ट मेमो कर रहे थे और यहाँ पर साइन कर रहे थे चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो वहां पर इन्हें टोकना भी चाहिए था। अगर उनके पास जीएसटी लॉ होता, हाथ में फोन में निकालते और सेक्शन 69 और 132 को देते, तो शायद ऑफिसर या कमिश्नर वहां पर उन्हें गिरफ्तार करने से पहले 10 बार सोचता। अगर भैया मैं होता साथ में, तो मैं कहता मुझे ये दोनों सेक्शन पढ़ाओ जिसमें आप मुझे अरेस्ट कर रहे हो। वो मुझे 69 पढ़ाते, मैं कहता रीजन टू बिलीव लाओ। उसके बाद वो मुझे 132 पढ़ाते, मैं कहता कि कौन कौन सी क्लोज में है आप मुझे बताओ। वो कहते कि आपका ई क्लोज में है, तो मैं कहता कि बताओ पहले ये प्रूव करो कि मैंने रिटेन करा है बेनिफिट। आप मेरे बैंक अकाउंट्स को चेक करो, मेरे घर की तलाशी लो, अगर मेरे घर पे आपको लगता है कि रिटेन द बेनिफिट मेरा हुआ है तो मुझे अरेस्ट करो। क्योंकि यहाँ पर अगर मैंने रिटेन द बेनिफिट नहीं करा तो तब तक आप मुझे गिरफ्तार कर ही नहीं सकते। यहाँ पर इस क्लोज को पढ़ना बहुत जरूरी था। आपको ये दोनों क्लोज पढ़कर ये चीज समझ आ गई होगी। जी भैया। अच्छा देखिए, आपने ये बात बिल्कुल ठीक बोली कि भाई हमने कोई बेनिफिट नहीं लिया, लिया वो अभी हम उस पर हम डिस्कस नहीं करते क्योंकि वो तो अब लिटिगेशन का पार्ट बनता है। लेकिन एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हमें समझ में आया वो ये है कि हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा। अगर डिपार्टमेंट आपके साथ कुछ मिसबिहेव करता है या आपको मिसगाइड करता है या कोई भी आपके साथ गलत व्यवहार करता है, तो आपको उन्हें बताना होगा कि लॉ क्या कहता है। आपको डरना नहीं है, आपको ये नहीं सोच करके चलना है कि जी चलो जी जो कह रहा है मैं डर के मारे उसके आगे में अपने हथियार गिर दूं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर बिल्कुल मैं कपिल जी की बात से सहमत हूँ। हो सकता है कि उन्होंने भी एफर्ट्स किए हो, मैं ये नहीं कहता कि देखिए जो अंदर गया है उसने एफर्ट्स किए या नहीं किए, लेकिन हमें पूरी कोशिश ये करनी चाहिए थी कि जैसे कि अगर मैं इस जो इनका अरेस्ट मीमो में इन्होंने लिखा भी है कि भाई मेरी फैमिली को अरेस्ट कर दिया, इन्फॉर्म कर दिया गया है, यहाँ पर उन्हें ये भी बताना चाहिए था कि जी मुझे फला सेक्शन के अंदर किया गया है और मेरी फैमिली को इन्फॉर्म किया गया, तो उससे इनको ये पता चलता कि जी हाँ मुझे बताया गया या नहीं बताया गया। तो इस बात का भी ना थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अच्छा एक चीज और कि जैसे आपने कहा कि भाई सेक्शन 69 की हमने बात कर ली, 132 की बात कर ली, हमारा क्वेश्चन ये भी एक और भी आता है कि भाई एज ए प्रोफेशनल कई बार
एक ये दिमाग में आता है कि हमारे प्रोफेशनल्स भी आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि यार जब डिपार्टमेंट वाले हमारे ऊपर हावी हो रहे थे या कई बार हमारा उस समय दिमाग काम नहीं करता है, तो हमें क्या प्रिकॉशंस लिया? जैसे अभी आपने स्टार्टिंग में बोला कि हम सर्टिफिकेट इश्यू करते समय हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए, तो हमें ऐसे क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि इस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे साथ ना हो? देखो, अब एक चीज समझो, जिस भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को गिरफ्तार किया गया, ठीक है, उनकी एज है 29 ईयर्स, ठीक है, उनका करियर अभी स्टार्ट हुआ है, 22, 24, 25 साल में सीए करा होगा, 3-4 साल करियर स्टार्ट हुआ है। अब आप एक चीज समझो, यहाँ पर ये जो 15 करोड़ का रिफंड है, या तो क्लाइंट इनके पास आया होगा कि भाई ये इनका क्लाइंट होगा, तो अपने क्लाइंट का काम कर रहे होंगे, सर्टिफिकेट दिया होगा, या ऐसा हो सकता है कि क्लाइंट भैया का है, क्लाइंट क्या है, प्रभाकर गुप्ता भैया का है, जिनकी 20 साल की प्रैक्टिस है, और किसी न्यू चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये बोल दिया गया कि भाई ये सर्टिफिकेट साइन करना है, मैं तुझे 5,000 रुपए दूंगा, 10,000 दूंगा, 20,000 दूंगा, ये साइन कर दे। अब जो वो न्यू चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसे लगा कि चल यार वन टाइम असाइनमेंट है, मैं इसे कर देता हूँ, क्या होगा, भैया कुछ गलत तो कराएंगे नहीं, ठीक है ना। अब हो सकता है कि भैया ने यहाँ पर, ठीक है ना, अपनी फीस लियो, ठीक है ना, 2 लाख रुपए लियो, और जो दूसरे सीईओ को उसे 50,000 दे दियो, तो यहाँ पर चाहे आपको फीस 5,000 मिले, चाहे 50,000 मिले, यहाँ पर आपको ये चीज समझना है कि जिस सर्टिफिकेट को मैं साइन कर रहा हूँ, जिस असाइनमेंट को मैं साइन कर रहा हूँ, क्या मैं उस क्लाइंट को जानता हूँ या नहीं जानता, क्या मैंने वो सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लिया या नहीं कर लिया, क्या ऐसा कोई स्कैम तो नहीं चल रहा, ठीक है ना। क्योंकि पूरे जीएसटी डिपार्टमेंट्स की अगर मैं बात करूं, मैं भैया नोएडा गया, मैं दिल्ली गया, मैं जितने भी जीएसटी डिपार्टमेंट्स में गया, मोर देन 90% ऑफिसर्स, 100% नहीं, 90% ऑफिसर्स को यहाँ पर ब्राइब लेते हैं ये लोग। ये बात गवर्नमेंट को भी पता है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को भी पता है, ये सबको पता है, क्लाइंट को भी पता है। यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि आपको इस बात को जान करके और ताज्जुब होगा कि ये एप्लीकेशन जो फाइल की गई 15 करोड़ के रिफंड की, और जिसके केस में ये कह दिया गया कि भाई सीए गिल्टी है या सीए ने गलत किया है, ये एप्लीकेशन 107 मिनट 107 मिनट, यानी कि अगर आप बात करोगे तो लगभग 1.25 घंटे के अंदर ये एप्लीकेशन अप्रूव होती है और रिफंड अलॉट हो जाता है। तो भैया अगर मैं आपको बताऊं, जो चिट्ठी आई है उस चिट्ठी में क्या है ना, डिपार्टमेंट के जो सीनियर लेवल के ऑफिसर्स हैं वो क्या कर रहे हैं कि पहले तो जीएसटी की फर्में बनवा रहे, 2 फर्में फेक बनवा ली, और उसमें से क्या करा, एक फर्म से दूसरी फर्म को बिलिंग कर दी, जीएसटीआर 1 में चढ़ा दिया, 2A में सारे बिल आ गए, फिर उससे रिफंड अप्लाई करवा दिया। तो यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री अगर हमारी वीडियो देख रही है तो उन्हें ये सोचना चाहिए, उन्हें संज्ञान लेना चाहिए खुद भी कि जितने भी जीएसटी के डिपार्टमेंट्स हैं उन सब ऑफिसर्स के बैंक अकाउंट चेक करा लो, बिल्कुल सही, उनकी प्रॉपर्टियां चेक करा लो, उनके रिलेटेड की प्रॉपर्टियां चेक करा लो, तो उन्हें खुद ही पता लग जाएगा। एक बार कभी ऐसा कर लो कि भाई जो भी ऑफिसर आया सुबह और शाम को गया, तो एक बार उसके बैग को चेक करा लो कि भाई वो सुबह तू डिपार्टमेंट आ रहा है तो इतने रुपए क्यों लेके आ रहा है, क्यों तू 50,000 1 लाख रुपए लेके आ रहा। आप ये समझो डिपार्टमेंट का हर आदमी, 90% बता रहा हूं मैं, चाहे वो आपका स्टेनो है, ठीक है ना, चाहे वो आपका फाइल निकालने वाला है, चाहे आपका कंप्यूटर पर्सन है, हर व्यक्ति की फीस बंधी हुई है, बिल्कुल। और उनकी जो बात करने का तरीका है एक प्रोफेशनल से इस तरीके का है कि आप पूछो मत। मैं गया एक डिपार्टमेंट में, मुझसे स्टेनो क्या कहता, मेरा रिफंड का ही केस था, ठीक है ना, और उस रिफंड के केस को 2.25 साल हो गए, ठीक है, अपील में मेरा केस चल रहा है, अभी तक उन्होंने नहीं दिया। स्टेनो मुझसे कहता, मैं ऑफिसर को समझाया कि ये रिफंड मिलेगा, उसने कहा हाँ जी मिलता है जैन साहब, आपके हिसाब से आप जाओ स्टेनो से ऑर्डर टाइप करा लो। स्टेनो क्या कहता है कि मुझे ये समझाओ कि तुम्हें रिफंड कैसे मिलेगा, और नहीं तो मैं इसे अभी भी रिजेक्ट करा दूंगा, और आप इसे समझाने के लिए मेरे पास कल आना। मैंने कहा मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं बार बार आऊं। वो मुझसे कहता है अगर मैं तुम्हें 100 बार बुलाऊंगा तो तुम्हें 100 बार ही आना पड़ेगा। अब उसकी वो लैंग्वेज देखकर मैंने उससे कहा मैं आज के बाद आऊंगा ही नहीं, तुझे अगर रिफंड करना है तो कर, नहीं करना तो मत कर। जितनी तुझे जरूरत है, जितनी मुझे जरूरत है उतनी तुझे भी जरूरत है, और उतनी ही क्लाइंट को भी जरूरत है। तो सिर्फ मेरी जरूरत नहीं है। तो ये चीज आप अपने क्लाइंट्स को भी बताकर चलो। लास्ट डेट पर काम होता है बहुत ज्यादा, इस वजह से हम लोग कई बार चीजें चेक ही नहीं कर पाते। तो भाई लास्ट डेट का काम मत करो, ठीक है। कोशिश ये करो कि सारी चीजों को आप चेक करके करो, और साथ में नॉलेज लेकर चलो। जो आपके पास
बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे आप अगर नॉलेज नहीं लोगे तो ये जो 2 सेक्शन है आपको भी अरेस्ट किया जा सकता है। जी भैया। तो कपिल जी, आपकी बातों से एक चीज तो बात बहुत क्लियर हो गई कि चलिए जो भी सेक्शंस, एक तो हमारे सारे व्यूअर्स समझ गए होंगे कि 69 और 132 क्या था, किस कारण से उनको अरेस्ट किया गया और वहां पर किस तरह से वो बचाव अपना कर सकते थे जी। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी एक चीज और भी है कि अब हमें एक चीज का और ध्यान देना है कि चाहे हमें फीस वो 5,000 मिलती है या 5 लाख मिलती है या XYZ कोई भी अमाउंट मिलती है, हम किसी भी पेपर पर तब तक साइन ना करें जब तक कि वो पेपर हमने प्रॉपरली वेरीफाई ना किया हो। किसी के गुड फेथ में हम बात ना करें कि ये मेरा दोस्त है या मेरे इस कंपनी के बारे में जानता हूं, किसी के गुड फेथ में काम ना करें, क्योंकि अब सीए अरेस्ट हुए हैं और ताज्जुब की बात आप ये देखिए कि सीए अरेस्ट हुए लेकिन कंपनी का कोई भी व्यक्ति अरेस्ट नहीं हुआ है। कंपनी ने जिसने फंड लिए 15 करोड़ रुपए ले लिए, तो भैया आप इसमें समझो कंपनी तो वो है ही नहीं, आप ये समझो वो एग्जिस्ट ही नहीं है, उसे तो सिर्फ रिफंड लेने के लिए बनाया गया है। सर अगर बनाया गया था, मैं अपनी एप्लीकेशन जब रिटर्न रजिस्ट्रेशन की फाइल करता हूं तो आप मुझसे पैन नंबर मांगते हो, आधार नंबर मांगते हो, आधार ऑथेंटिकेशन कराते हो, वो सारी चीजें बनाई गई हैं और ये डिपार्टमेंट ने ही अप्रूव करा है। ये सारी चीजें बिना डिपार्टमेंट के हो ही नहीं सकती, बल्कि ये तो डिपार्टमेंट वाले क्या करते हैं कि भाई जैसे आपने 10 करोड़ का रिफंड निकाल दिया और 10 आपका ट्रांसफर होने वाला है दिल्ली से मुंबई और आपने 10 करोड़ का रिफंड दे दिया और अपना ट्रांसफर लेकर मुंबई चले गए और जो ऑफिसर आया उसे बता दिया कि मैंने गलत करा था, अब तू इसे नोटिस भेज दे, ठीक है। तो बेसिकली चलिए बहुत ही हेल्दी बात आज डिस्कशन हुआ और कपिल जी ने हमें काफी अच्छी चीजें बताई, हमको समझाया और जैसा कि हमने भी आपसे कहा कि हमें ध्यान रखना है किसी भी सर्टिफिकेट को इशू करते हुए। कपिल जी ने भी जैसे कहा कि भाई हमें बंद तो नहीं करना है सर्टिफिकेशन का काम, क्योंकि जो मैंने भी अब बात बोली थी वो एक बार जैसे ही न्यूज सुनते हैं तो डर लगता है। बिल्कुल ठीक बात है कपिल जी की कि हमें ध्यान रखना है लेकिन कोई भी डॉक्यूमेंट बिना प्रॉपर वेरीफाई किए नहीं करना। और दूसरी बात, हमें अपने राइट्स का पूरा ध्यान रखना है, लॉ को पढ़ना है, लॉ को समझना है और अगर कोई भी डिपार्टमेंट का व्यक्ति कोई गलत शब्द बोलता है, गलत बातें कहता है तो उसके अगेंस्ट आपको स्टैंड भी लेना होगा। अब इसमें एक चीज और समझना है, इसमें सम्मन आया, सेक्शन 70 में सम्मन आता है। हमने अपनी मैगजीन में भी ये चीज बताई कि सम्मन में जाना है या नहीं जाना, जाना है तो कैसे जाना है, क्या क्या चीजें लेकर जाना है। यहाँ पर ये सम्मन में 8:30 बजे बुला रहे, मत जाओ भाई सम्मन में, रात को 8:30 बजे। हम क्यों जाएंगे 8:30 बजे? अरे हमारे पे और कुछ काम नहीं है क्या? हमारी पर्सनल लाइफ नहीं है क्या? जो तुम कहोगे हम आ जाएंगे क्या किसी भी टाइम पे? तो यहाँ पर सम्मन जी अगर किसी को इस तरह का आता है तो यहाँ पर आप प्रॉपर रिप्लाई कर सकते हो कि भाई 8:30 बजे का क्या टाइम है, मेरे ऑफिस टाइम में आप बुलाओ, मैं 8:30 बजे क्यों जाऊं? अगर आप 8:30 बजे जा रहे हैं तो वहां पर पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्म करके चले जाए कि भाई मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, कोई बदतमीजी भी हो सकती है, साथ में अकेले मत जाओ, ठीक है ना। अपने प्रोफेशनल्स को लेकर जाओ कि 8:30 बजे बुलाने का क्या मतलब है। आप मेरे साथ बदतमीजी अगर आपने करी तो जहां पर आपके कैमरे वहां पर लगाओ। और इस बार ना ये जो सीए इंस्टीट्यूट है या जो उतने भी प्रोफेशनल है वो शांत नहीं बैठेंगे। इस बार जो आपने करा है ना गुड़गांव वालों, ये बहुत ज्यादा गलत कर दिया। मैं हर बार वीडियो बनाता हूँ, हर बार ट्विटर पर डालता हूँ, लेकिन इस बार ना पानी सर से ऊपर चला गया। आपके 90% ऑफिसर्स कह रहा हूँ करप्ट हैं, खुले आम कह रहा हूँ। 90% चीजों में आप ब्राइब लेते हो, ठीक है ना। अब आप ये कहोगे आप देते क्यों हो? अरे भाई मैंने पहले भी बताया है, क्लाइंट की मजबूरी होती है, क्लाइंट देता है, लेकिन आपको ये शोभा नहीं देता, ठीक है ना। इस बार जो आपने करा है वो बहुत गलत करा है, क्योंकि भैया प्रोफेशनल के साथ क्या दिक्कत है? प्रोफेशनल को मिलती है फीस 5,000 रुपए, रिश्वत जाती है 15,000 रुपए। अगर ये रिश्वत खत्म हो जाए ना तो यहाँ पर प्रोफेशनल का भी भला हो जाएगा और यहाँ पर क्लाइंट का भी भला हो जाएगा, ठीक है। और अब आपका नुकसान होगा क्योंकि आपको रिश्वत नहीं मिली तो नौकरी छोड़ दो, प्रोफेशनल बन जाओ, छोड़ो ना गवर्नमेंट जॉब, बन जाओ प्रोफेशनल। अगर तुम्हें लगता है हम ज्यादा पैसे कमा रहे हो, करो ना बिजनेस क्लाइंट की तरह। क्यों करते हो गवर्नमेंट नौकरी? अरे रिश्वत मत लो, तुमने देश को बर्बाद कर दिया है, ठीक है ना। देश का हैप्पी इंडेक्स इतना नीचे गिरा दिया है, देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है, ठीक है ना। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो जीएसटी ऑफिसर्स, जो कि 90% में 10% की बात नहीं कर रहा, मैं ऐसे ऑफिसर्स को भी जानता हूं जो 1 रुपया रिश्वत नहीं लेते। वो ये कहते हैं कि जैन साहब पेपर पूरे कर दो, ठीक है, अपना काम करा लो, ठीक है। 90% ऐसे होते हैं, पहले तो कहते हैं पेपर गलत है, जैसे ही पैसे दे देते हैं तो कहते हैं पेपर ठीक है। तो भाई साहब ऐसा मत करो, ठीक है ना। ये पैसा कहीं ना कहीं से निकलेगा। खुद जीएसटी लो पढ़ो, ठीक है ना, प्रोफेशनल बन जाओ, छोड़ दो गवर्नमेंट जॉब,
बिजनेस कर लो, तुम्हें ऐसा लगता है तो क्यों रिश्वत की कमाई करते हो। ठीक है भैया, मुझे बड़ा गुस्सा है इनके ऊपर। ठीक है, आपका गुस्सा अपनी जगह पर है और वो जायज भी है। और इस बार जो प्रोटेस्ट आईसीआई के मेंबर्स कर रहे हैं काफ़ी अच्छा है, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ कि बिल्कुल सही कर रहे हैं। और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी एक सलाह, और बाकी जो हमारे टैक्स प्रोफेशनल्स हैं उनको भी एक सलाह देना चाहूँगा कि जैसा हमने अभी शुरुआत में बोला भी कि हमें अपने राइट्स का भी ध्यान रखना है, अपने लॉ का ध्यान रखना है। और इसी बारे में जो आजकल हम लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो हम लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उसका एक हम पैनल डिस्कशन करने जा रहे हैं इस शनिवार को शाम को 5 बजे। ये हमारे लक्ष्मी नगर के ऑफिस में है और साथ साथ ये ऑनलाइन भी होगा, आप लोग इसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पर एक मैं, मिस्टर कपिल जैन जी, जय गुलिया जी और सुनील गुप्ता जी, 4 स्पीकर्स होंगे। और साथ ही आपको मोटिवेशनल स्पीच भी आपको सुनने को मिलेगी, जिसमें आपको मालूम पड़ेगा कि आप हनुमान जी से, भगवान हनुमान से आप कैसे सीख सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर, आप कैसे उनके गुणों को अपने जीवन में उतार सकते हैं। साथ में भैया इसमें हम ये भी बताएंगे कि अगर आप डिपार्टमेंट जा रहे हो तो कैसे चीजों को फेस करें, नॉलेज को कैसे इंप्रूव करें, प्रैक्टिस को कैसे बढ़ाएं, अगर कोई यूट्यूब सोशल मीडिया के थ्रू कैसे बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है, ये सारा हम इस पैनल डिस्कशन में करेंगे। तो अगर आप चाहते हो इसका पार्टिसिपेट करना तो आप हमारी टीम से बात करके इसमें रजिस्ट्रेशन करा लेना। जो भी इसमें रजिस्टर्ड कराएगा उसे एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा और काफी इसमें एक्टिविटीज भी होंगी। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना व्यू जरूर बताएं। और आप हमारे साथ, अगर आप हमारे व्यू से सहमत हैं और आप चाहते हैं कि डिपार्टमेंट के खिलाफ एक्शन होना चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। और कुछ बताना भी है इसमें? थैंक यू। थैंक यू। चलिए।